हेलो 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 हेलो। अब देखो बच्चों, अब देखो आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। अब देखो आ रहा है क्या? हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। आता है जाता है, आता है जाता है। वेट। हेलो 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 हेलो। अब देखो बच्चों, आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? देखो अभी आ रहा है क्या? चला गया फिर चला गया क्या? आ तो रहा है अभी। अभी आ रहा है ना? चलो देखते हैं, जब तक चलेगा चलेगा, जैसे जाएगा फिर देखते हैं, है ना? ठीक है। आज ग्रहण छाया हुआ, पता नहीं है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ है। चल देखते हैं। हाँ सही है, चलो देखते हैं। आ जाओ देखे, देखते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, क्या निकल कर आएगा कि सर वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? क्वेश्चन नंबर 1, जरा बताओ क्या होगा, बताओ क्या निकल कर आएगा। विच स्टेट आर इंक्लूडेड इन वंशधारा वाटर डिस्प्यूट? जरा बताओ बच्चे क्या होगा जवाब इसका। क्या निकल कर आएगा जवाब इसका? जवाब होगा इसका सर ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश है। क्या भाई? ओडिशा और आंध्र प्रदेश है, दिमाग में सेट रखना बिल्कुल ठीक है। अब आ जाओ, कितने सारे डिस्प्यूट हुए हैं और किस आर्टिकल के तहत इसका निपटारा होता है? राधे राधे जी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय जल विवादों के निपटारे का प्रावधान है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 262, जिसके अनुसार संसद तय करेगी, क्या करेगी? संसद तय करेगी नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम। आप देखोगे 1956 नामक दो कानून बनाए गए। अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के संबंध में दो या अधिक राज्यों के विवाद के निपटारों को देखता है ना? अभी आप देखोगे
कि अब तक केंद्र सरकार ने कितने अंतरराज्यीय जल विवाद बनाए हैं, तो कितने 9 अंतरराज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं, याद रखिएगा। अब 9 कौन कौन है, तो ये आपके सामने है। वंशधारा देखा आपने, इसके बाद कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। रावी और ब्यास जल विवाद न्यायाधिकरण अब देखोगे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। कावेरी जल विवाद कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। कृष्णा जल विवाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। महादई जल विवाद गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और महानदी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। तो कितने बनाए गए हैं, याद रखना कि टोटल 9 नदी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाए गए हैं। 8 यहां है और 1 वंशधारा था, याद रखना। ठीक है, आ जाओ आगे। दूसरा, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ है? When was the Constituent Assembly formed in India? 1949, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। 1950, 1946, 1945। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? आपको याद होगा सर, संविधान सभा गठन की बात करें तो 6 दिसंबर 1946 को पहले गठन होता है, गठन होगा पहला। इसके बाद पहली बैठक कब होगा? पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक होगा, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को देखोगे आप सर, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं परमानेंट। और फिर 13 दिसंबर 1946 की बात करें, जिसमें उद्देश्य का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया जाता है। तो कब गठन होगा बच्चों? 1946 निकल कर आएगा। कब निकल कर आएगा सर? 1946। किसके रिकमेंडेशन पे होता है? तो ये याद रखना कि सर भारत में कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आता है, जिसमें 3 मेंबर है कैबिनेट मिशन में, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, जिसमें से अध्यक्ष कौन है? पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष है। तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा ने ही भारत में संविधान का निर्माण किया, जो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम विधि दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हो गया। 1950 से लागू हो गया, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ आगे। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। रेगुर शब्द कहां से लिया गया है? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, लैटिन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकल कर आएगा, जरा बताओ। निशा पांडे, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बताओ क्या आएगा कि ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। द वर्ड रेगुर इज फॉर्म। तो रेगुर जो कहां से लिया गया है, कैसा वर्ड है? तो आप देखोगे जो रेगुर है बच्चे, ये तमिल वर्ड है ना, लैटिन मत लगा देना, ये तमिल वर्ड है। जनरली बच्चे लैटिन लगा के चले जाते हैं, लेकिन ये है क्या? तमिल वर्ड है, याद रखना, तमिल वर्ड है। क्या है? तमिल वर्ड। रेगुर शब्द तमिल शब्द रेगुड़ा से लिया गया है। कहां से? रेगुड़ा से। काली मिट्टी कपास उगाने के लिए मशहूर है। कपास की खेती सबसे पहले कहां किया गया था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, है ना, जो 23 से 50 से 1750 ईस्वी में देखने को मिलता है। यह चिकनी मिट्टी है जिसमें चूना, लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और पोटास प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। काली मिट्टी लंबे समय तक नमी बरकरार रख सकती है, जिसका निर्माण कैसे होता है? वॉल्केनिक इरप्शन से, यानी ज्वालामुखी उद्गार से, जहां आपको दक्कन के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, दक्कन पठार में देखने को मिलेगा, जिसमें गर्म मौसम में फसल को बढ़ने में सहायता मिलती है। काली मिट्टी कहां देखेगा? तो सर काली मिट्टी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्कन के पठार में। क्लासिकल लैंग्वेज बच्चों 11 क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें सबसे पुराना लैंग्वेज क्या है? तमिल है। सबसे पुराना लैंग्वेज तमिल है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ आगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करता है, कौन तैयार करता है? द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 4 जरा बताओ क्या आएगा। चलो डू इट फास्ट। तो अब बच्चे क्या निकल कर आएगा? विश्व खुशहाली रिपोर्ट कौन जारी करेगा? सर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी। ना, ऑप्शन नंबर ए कौन जारी करता है?
तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारी करता है। अब देखोगे बच्चों, ये वार्षिक रिपोर्ट है जो किसके आधार पर तय किया जाता है, तो आप देखोगे सर, आय, स्वतंत्रता, विश्वास, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और सामाजिक समर्थन और उदारता जैसे विभिन्न संकेतक ये मापदंड हैं। फिनलैंड 7वें वर्ष टॉप पे है। अब देखोगे भारत 143 देशों में 126वें नंबर पे है। कितने नंबर पे? 126वें नंबर पे है ना। तो ये याद रखना, टॉप पे कौन है? फिनलैंड है, जिसे हम झीलों का देश कहते हैं। क्या कहते हैं? झीलों का देश कहते हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, बौद्ध परिषद, 4 बौद्ध परिषद हुआ है जिसके अध्यक्ष आपके सामने हैं। तो प्रथम बौद्ध परिषद, द्वितीय बौद्ध परिषद, तृतीय बौद्ध परिषद, चतुर्थ बौद्ध परिषद। क्या निकल कर आएगा? कूटो मैं जरा बगल हो जाऊं जरा, ये आपके सामने ऑप्शन है ए बी सी डी, जरा बताओ। बुद्धिस्ट काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट, क्या निकल कर आएगा? मैच द फॉलोइंग करेक्टली, निम्न का सही मिलान करें। तो बच्चे आप देखोगे सर क्या निकल कर आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी है। आराम से मैंने आपको ट्रिक बताया है, आपको याद होगा। RVPK, RVPK, MSMV, AKAK, यही तो बताया है, AKAK। मतलब बच्चों राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर। इसके बाद क्या निकल कर आएगा? महाकश्यप, साबकमीर, मोगलीपुत्तिस्य, वसुमित्र। फिर अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में, जहां बौद्ध धर्म 2 भागों में डिवाइड होता है, हीनयान और महायान। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है भाई, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, 2025 में पैरा एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सिमरन शर्मा, मोना अग्रवाल, मनीषा रामदास, वंतिका अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 6, यह आपके सामने फोटो भी है, अगर आप फोटो से पहचान पाओगे तो अच्छी बात है। Who was awarded the Arjuna Award for Para Athletics in 2025? क्वेश्चन नंबर 6, बताओ बच्चे क्या निकल कर आएगा बच्चों? Who was awarded the Arjuna Award for Para Athletics in 2025? तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर ये सिमरन शर्मा है। अरे वंतिका अग्रवाल ये चेस है, शतरंज है। expresslines.com, भाई साहब नाम देखो, है ना। मनीषा रामदास क्या बच्चों? पैरा बैडमिंटन है। मोना अग्रवाल क्या है? पैरा शूटिंग है। तो सिमरन शर्मा है, क्या है? वंतिका ना, वंतिका तो शतरंज है ना। तो क्या भाई? सिमरन शर्मा है। अब देखोगे बच्चों, 4 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया। किसे? तो सर मनु भाकर शूटिंग है, फिर हरमनप्रीत कौर हॉकी है, गुकेश डी चेस है और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है। इसके अलावा 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, जिसमें 2 उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आजीवन, है ना। तो याद रखना बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत की गई है? 61, 69, 73, 74। क्वेश्चन नंबर 7। तो आसान सवाल है ये कि आपको याद होगा सर, राजीव गांधी के काल में, राजीव गांधी के समय में आर्टिकल नंबर 326 को यूज करते हुए 21 साल से 18 वर्ष किया गया है। क्या किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आपको याद होगा 1991 में बच्चे, 1991 में दिल्ली को एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया राजीव गांधी काल में 69वें संविधान संशोधन में। और 73वें 74वें की बात करें तो 73वें में पंचायत है, पंचायत, और 74वें में नगरपालिका है ना। जो आपको याद होगा कि सर 1992 में किया गया। अब देखोगे सर 73वें संविधान संशोधन जो है वो 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन। कल वाले पेपर में पूछा है कि 52वें संविधान संशोधन जो है दल बदल कानून, ये कब जोड़ा गया? तो राजीव गांधी के टाइम पे 1985 में। और पहली बार संशोधन हुआ है कब? तो 1951 में, जो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, लैंड रिफॉर्म। संशोधन की बात करें तो आर्टिकल नंबर 368 में चर्चा है, जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। बच्चों याद रखना। पंचायत में कितने सब्जेक्ट हैं? तो सर 29 सब्जेक्ट हैं। और डीपीएसपी के तहत 40 जो आर्टिकल है उसके तहत, जबकि पंचायत नगर पालिका में 18 सब्जेक्ट है ना। याद रखना। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया, उनमें से कौन शामिल नहीं था?
पटाभी सीतारमैया, फजल अली, के.एम. पनिक्कर, एच.एन. कुंजरू। क्वेश्चन नंबर 8, जरा बताओ क्या आएगा। चलिए डू इट फास्ट। नहीं, 5 मार्च पंचायती राज दिवस नहीं, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। निशांत, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस। तो आप देखोगे बच्चों क्या निकल कर आएगा सर, पटाभी सीतारमैया नहीं है, जबकि फजल अली अध्यक्ष थे, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये तीनों लोग थे। अगर आप देखोगे बच्चों कि सर भारत में राज्यों का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण सुधार था, जो आजादी के बाद 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा चिन्हित किया गया। और आपको याद होगा उसके पहले एक धर आयोग बना था जून 1948 में, जिसने पहले राज्यों को विभाजित करने के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखोगे जनता की मांगों, खासकर आपको याद है कि सर 1953 में गठन हुआ राज्य पुनर्गठन आयोग का। 1956 में 31 अगस्त 1956 को यह कानून लागू हो गया और पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो अलग हुआ है। स्वतंत्रता के पहले अगर आप देखोगे तो कौन थे जो अलग हुआ है राज्य, तो स्वतंत्रता के पहले ओडिशा था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ है 1936 में। किससे? बिहार से। और बिहार कब अलग हुआ बच्चों? तो बंगाल से अलग हुआ था 1911 में लागू थी, 1911 में घोषणा, 1912 में लागू हुआ है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है ना सर जी? एलपी सीबीटी 1 क्वालिफाइड हो गए चंडीगढ़ से, क्या बात है अनुज, बहुत शानदार। अब आगे छोड़ना नहीं है ना, जो भी एग्जाम है, जो भी सीबीटी 2 है या फिर जो भी पेपर होगा, बिल्कुल रगड़ देना है। ठीक है, आ जाओ आगे। नेक्स्ट, किस महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज आल्सो कॉल्ड रूरल ओलंपिक्स? किला रायपुर खेल महोत्सव, पुष्कर मेला, ओणम महोत्सव, शुष्क महोत्सव। क्वेश्चन नंबर 9, चलो जल्दी बताओ। बिल्कुल जगेश होगा, क्यों नहीं, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, है ना। अरे तो ओडिशा का पंचायती राज दिवस बोलोगे तब तो सीधा पंचायती राज दिवस बोलोगे तो 24 अप्रैल हो जाएगा ना ओवरऑल। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर ये किला रायपुर खेल महोत्सव है, जो कहां है, ये छत्तीसगढ़ में। पुष्कर मेला आपको याद है अजमेर राजस्थान में। ओणम की बात करें कहां, तो सर केरल में। और ड्राई फेस्टिवल कहां होता है ये आप देख लो। किला रायपुर खेल उत्सव को भारत के ग्रामीण ओलंपिक के रूप में जानते हैं। यह उत्सव किला रायपुर छत्तीसगढ़, माफी चाहेंगे, ये कहां जाएगा? ये पंजाब है ना, ये पंजाब है। मैं भी गड़बड़ कर बैठा, रायपुर छत्तीस मत लगाना। रायपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, रायपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो छत्तीसगढ़ है, जिसका नया नाम अटल नगर है। अटल नगर है, ठीक है, अटल नगर है। किला रायपुर खेल महोत्सव कहां है? ये पंजाब है, गलती मत करना बच्चों। ठीक है, तो किला रायपुर खेल महोत्सव भारत ग्रामीण ओलंपिक कहते हैं। यह हर साल पंजाब के लुधियाना के पास किला रायपुर गांव में होता है, जिसमें बैलगाड़ी दौड़, रस्सा कस्सी, कबड्डी होते हैं, है ना। दोस्तों ये कब शुरू किया गया? 1933 में शुरू किया गया था। और शुष्क उत्सव जो है वो ड्राई फेस्टिवल जो है, ड्राई फेस्टिवल, जो ड्राई फेस्टिवल है ये कहां होता है? तो ड्राई फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में। किस जनजाति के द्वारा? तो आपातनी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, याद रखना बिल्कुल। क्लियर है सर? 11 को आरपीएफ है, देने जाऊं? अरे बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम मत छोड़ो, एकदम देने जाओ। ठीक है, तो बच्चे क्या निकल कर आएगा? सर किला रायपुर खेल को हम ग्रामीण ओलंपिक कहते हैं, जो कहां? पंजाब के लुधियाना के पास होता है। शुरू हुआ 1933 में। और शुष्क उत्सव अरुणाचल प्रदेश में आपातनी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, याद रखना बिल्कुल। ठीक है, आ जाओ आगे। किसे थार के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है? जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू। क्वेश्चन नंबर 10, चलो जल्दी, डू इट फास्ट। Which of the following is known as the gateway of the थार? तो आपको पता है बच्चों, थार के प्रवेश द्वार को हम चूरू, जो सबसे गर्म डिस्ट्रिक्ट है भारत का, जहां 50+ यानी लगभग 52 डिग्री टेम्परेचर आपको गर्मी में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? चूरू है, याद रखना, है ना। चूरू क्या होगा? चूरू है, जैसलमेर मत लगाना, चूरू होगा। ठीक है, आ जाओ आगे। तो चूरू को राजस्थान के थार रेगिस्तान के प्रवेश द्वार के रूप में जानते हैं। थार की बात करें तो सर 85% भारत में है और 15% पाकिस्तान में है ना। अब देखोगे यह थार रेगिस्तान के शिफ्टिंग रेट के टीलों के पास है। शानदार हवेली के साथ अद्भुत पेंटिंग है। और यहां आप हवेली की बात करें तो कन्हैया लाल बागला की हवेली,
सुराना हवेली, ये पूछा है एसएससी में कि सुराना हवेली कहां है, तो राजस्थान के चूरू में है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है ना। आ जाओ आगे नेक्स्ट। कौन सी नदी बर्ड फूट डेल्टा बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स द बर्ड फूट डेल्टा? नाइल, अमेजन, गंगा, मिसिसिपी। क्वेश्चन नंबर 11। तो आप देखोगे बच्चों, जो नदी बर्ड फूट डेल्टा बनाती है वो मिसिसिपी है, जो अमेरिका के लुसियाना में स्थित है और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। जबकि नील अफ्रीका की नदी, लंबी नदी, सबसे भारत विश्व की, अमेजन सबसे चौड़ी नदी जो आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलेगा, और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी जो 5 राज्यों में प्रवेश करती है, और गंगा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में इंटर करती है, जो फाइनली मेघना के नाम से जमुना के साथ मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, याद रखना, ठीक है। आ जाओ आगे। यदि राष्ट्रपति विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? निलंबन वीटो, सीमित वीटो, पॉकेट वीटो, पूर्ण वीटो। क्वेश्चन नंबर 12। तो इफ द प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? तो बच्चे क्या कहेंगे? सर इसे हम निलंबन वीटो कहेंगे। निलंबन वीटो यानी रिकंसिडरेशन के लिए तब ये 14 दिन, और पॉकेट वीटो में क्या भाई? पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति डेट डिफाइन नहीं करेगा, है ना। पॉकेट वीटो एक बार यूज हुआ है भारत में, आपको याद होगा कि पॉकेट वीटो यूज किया गया किसके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। और पूर्ण वीटो मतलब एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें कोई डेट नहीं बताया जाएगा, बस पास नहीं करेंगे राष्ट्रपति, ठीक है, याद रखना। 111 आर्टिकल से वीटो पावर दिया गया है राष्ट्रपति को, 111 आर्टिकल से, जबकि 1861 के एक्ट से, जो चार्टर एक्ट था, उससे गवर्नर जनरल या वायसराय को वीटो पावर दिया गया था, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। तो ये याद रखना। आ जाओ आगे नेक्स्ट। यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करती है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 13। क्या होगा? द यूराल माउंटेन्स एंड द यूराल रिवर सेपरेट यूरोप फ्रॉम, क्या होगा? तो सर ये एशिया को यूरोप से अलग करती है। ये देखो, ये यूराल माउंटेन है, यहां यूरोप है, ये एशिया है ना, ये यूरोप है और ये एशिया है। तो इसे अलग करता है कौन भाई? अब देखोगे तो एशिया और यूरोप को यूराल पर्वत और यूराल नदी, इसीलिए तो रसिया को यूरेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूरेशिया बोलते हैं बच्चों, दिमाग में सेट रखना, भूलना मत, है ना। आ जाओ आगे। खाद्य श्रृंखला जिसमें पहला चरण उत्पादक पौधों के साथ शुरू होता है और अंतिम स्तर पर मांसाहारी के साथ समाप्त होता है, उसे हम कौन से श्रृंखला बोलते हैं? डेट्रॉइट की खाद्य श्रृंखला, उत्पादक खाद्य श्रृंखला, घास भूमि खाद्य श्रृंखला, डिकम्पोजर खाद्य श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 14। एनटीपीसी का पेपर देखो अप्रैल मई के पहले नहीं होगा, आपके पास समय अच्छा है, जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करिए, है ना, क्योंकि अप्रैल से पहले कुछ नहीं है। और मान लो अप्रैल में ना हुआ तो जून जुलाई तक चला जाएगा, क्योंकि 2 एग्जाम है, ग्रेजुएशन लेवल है और अंडर ग्रेजुएट लेवल है। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? इसे हम घास भूमि खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। जैसे पहला स्टेज क्या बोला? उत्पादक पौधों के साथ, यानी ये प्रोड्यूसर है उत्पादक पौधों के साथ। फिर प्राइमरी कंज्यूमर होता तो ग्रास होपर है, इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर मेढक है, टेट्री कंज्यूमर स्नेक है, और क्वार्टर यानी चौथा कंज्यूमर उल्लू है। ये सर्कुलेशन है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। अरे बात समझ में? तो ये याद रखना बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट। भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4, भाग 15, भाग 11, भाग 13। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। साइबेरिया को जो ऐसे में है और रसिया का वेस्टर्न पार्ट को जो कैपिटल के साथ यूरोप में। अच्छा, क्या बात है। तो क्या होगा भाई? सर ये भाग 13 में है। भाग 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो आयरलैंड से लिया गया। भाग 15 में इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है। भाग 11 में सेंटर और स्टेट रिलेशन है, केंद्र और राज्य का संबंध है। और भाग 13 में आपके टोटल भाग की बात करें तो 22 भाग था, अभी 25 भाग है। अभी कितने? 25 भाग है, याद रखना। आ जाओ। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है?
जापानी क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, क्या निकल कर आएगा जरा बताओ। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच रेवोल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 16 जरा बताइए क्या आएगा। राधे राधे जी, राधे राधे। क्या होगा बच्चों? सर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब ये फ्रांसीसी क्रांति मत लगा देना, ठीक है, ये रशिया क्रांति है, रूस की क्रांति से लिया गया है। किससे? रूस की क्रांति से लिया गया भाई। जबकि बंधुत्व, भाईचारा की बात करेगा तो फ्रांस की क्रांति से। फिर फ्रांस से लिया गया रिपब्लिक डे, गणतंत्र भी किससे लिया गया? सर फ्रांस क्रांति से लिया गया है ना। तो आप देखोगे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस की क्रांति से ली गई है, जबकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति कब हुआ है? तो सर 1917 में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सर व्लादिमीर लेनिन ने किया था। जबकि आप देखोगे जापान की क्रांति कब हुआ? 1868 से 1869। फ्रांस की क्रांति कब हुआ बच्चों? 1789 से 1799। अमेरिकी क्रांति कब हुआ? 1775 से 1783। पूरा डिटेल बताते जा रहे हैं बिल्कुल। तो फ्रांस वाली मत लगा देना, फ्रांस लगाने पर गड़बड़ हो जाएगा। कई बार बच्चे फ्रांस लगा के आए हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, कनाडा। सवाल देखो, आगे बढ़ो। सर कहां ये? तो आप देखोगे बच्चों ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी बच्चे माउंट कोसिएस्को है, जो बर्फीले पहाड़ है, जिसकी हाइट 2800 मीटर है। याद रखना बिल्कुल। यह पर्वत उत्तर से लेकर उत्तर से लेकर दक्षिण तक देखोगे तो सर 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितने? 3500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण, तो आप देखोगे पूरब पश्चिम है, तो ऑस्ट्रेलिया देखोगे दोस्तों, जो डार्लिंग रेंज कहां पूछा जाएगा जब आएगा, डार्लिंग रेंज कहां है? तो डार्लिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के पूरब में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। कैनबरा कहां है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में कैनबरा है। यहीं पे मरे डार्लिंग नदी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहीं पे आपको दिखेगा गिब्सन डेजर्ट देखने को मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया में ही ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट देखने को मिलेगा। तो जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए, संभावना वो सब बताते जा रहे हैं, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। भारत में सर्वोच्च कानून निर्माता संस्था कौन सी है? प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 18, चलो बताओ। विच इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी इन इंडिया? तो भाई क्या निकल कर आएगा? सर ये संसद है, जो आर्टिकल नंबर 79 में चर्चा है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, यानी सरला का नंबर याद रख लो आप। तो 79 से संसद, 80 से राज्यसभा, 81 से लोकसभा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी शामिल है। संसद कहां से लिया गया? तो भैया ये यूके से लिया गया है ना। जो दो हाउस आपको देखने को मिलते हैं, क्या निकल कर आएगा? पार्लियामेंट होगा, गलती मत लगाना। आ जाओ आगे। भारत में टीन का सर्वाधिक संचित भंडार क्षेत्र कहां है? धारवाड़, मैकाल श्रेणी, दंडकारण्य, छोटा नागपुर। क्वेश्चन नंबर 19। अब आपको देखोगे कि ये वाले जो सवाल हैं मैंने आपको पढ़ाया था शाम को 7 बजे सैटरडे को, याद आ रहा है? शाम को 7 बजे सैटरडे को पढ़ाया था। अगर आपको याद होगा तो कर लो, कर जाओगे, और नहीं याद होगा तो गड़बड़ करोगे। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? दंडकारण्य, जो छत्तीसगढ़ के आसपास है, जो छत्तीसगढ़ के आसपास। अरे बात समझ में। जबकि छोटा नागपुर देखोगे आप, जिसे खनिजों का गोडाउन कहते हैं, खनिजों का गोदाम कहा जाता है। छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है, जो बंगाल का शोक है। स्वर्णरेखा नदी निकलती है, फल्गु नदी निकलती है, जिसके किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो क्या है? दंडकारण्य बच्चों। अब देखोगे छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टीन उत्पादक राज्य है। भारत के टीन अयस्क भंडार 35.4% यहां देखने को मिलता है। टीन के अयस्क को कैस्टेराइट भी कहते हैं। जहां दंतेवाड़ा जिला पूर्व में, मध्य प्रदेश में बस्तर जिला का भाग था, आपको देखने को मिलेगा। याद रखना बिल्कुल, ठीक है, छत्तीसगढ़ में, है ना। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल? वित्त मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 20 जरा बताओ क्या होगा? हु इज द चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल? तो बच्चों आपको याद है जोनल काउंसिल की अध्यक्षता कौन करेगा? सर केंद्रीय गृह मंत्री करता है।
कौन करेगा? केंद्रीय गृह मंत्री करेगा बच्चों, प्रधानमंत्री मत लगाना, प्रधानमंत्री नीति आयोग, है ना। तो आप देखोगे कि भारत में क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद सलाहकार परिषद है जो भारत के राज्यों से मिलकर बनती है। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत किया गया था, याद रखना। कब किया गया? 1956 में किया गया, 1956 में किया गया, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। हाँ, ये भी बताया था सिंपी जी, बिल्कुल करेक्ट। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? किसान कन्या, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र, नूरजहां। क्वेश्चन नंबर 21। अरे आपका सही है तो मुंह क्यों एट रहे हो भैया? तोहार सवाल, तोहार जवाब बिल्कुल सही है, तो मुंह काहे एट रहे हो? किसी को इंडिकेट कर रहे हो क्या? मुझे बताओ। हाँ, अंतरराज्यीय परिषद के पीएम होंगे, बिल्कुल करेक्ट। तो क्या निकल कर आएगा? सर आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म है, जबकि मुख्य फिल्म की बात करें या पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र, पहली कलरफुल फिल्म किसान कन्या, पहली कलरफुल, तो किसान कन्या भारत की पहली कलर फिल्म है। आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म। इसका डायरेक्टर कौन है? तो अर्देशीर ईरानी इसके डायरेक्टर हैं, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुआ था, याद रखना बिल्कुल। ये पूरी कहानी आपके सामने है, ठीक है। मुख्य फिल्म कहेगा तो राजा हरिश्चंद्र। आ जाओ आगे। किस स्थान को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया? प्रयागराज, द्वारिका, वाराणसी, पुरी। क्वेश्चन नंबर 22। चलो, तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? आप देखोगे कि किस स्थान को, भैया ये है वाराणसी। वाराणसी को आध्यात्मिक राजधानी बोलते हैं। दिल्ली आपका कैपिटल है, जो 1912 में लाया गया था कलकत्ता से। और मुंबई, बच्चे मुंबई की बात करें, यह आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल, इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई है। तो वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक राजधानी कहा जाता है। वाराणसी को 2015 में यूनेस्को द्वारा संगीत के शहर के लिए चुना गया था। विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है। इसका नाम वरुण नदी और एक 80 घाट के कारण वाराणसी रखा गया है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी, सांस्कृतिक कैपिटल वाराणसी, एससीओ का, बिल्कुल करेक्ट। वित्तीय कैपिटल दिल्ली, बेटा वित्तीय कैपिटल मुंबई, ठीक है, जिसको इकोनॉमिक कैपिटल बोलते हैं। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन नंबर 23। चलो बताओ। भारत की प्रथम जनगणना वाराणसी से शुरू हुई थी, बहुत बढ़िया। क्या होगा भाई? तो कौन बाजार नियंत्रण के लिए जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी, जो देखोगे दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक है, जो मलिक कफूर के मदद से किया था। मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा जाता है, 1000 दिनारी कहा जाता है। और बच्चे याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दाग व्यवस्था, हुलिया व्यवस्था की शुरुआत की, है ना। नकद वेतन देने की शुरुआत की, नकद वेतन देने की शुरुआत की। वास्तु के नाम की बात करें अलाउद्दीन खिलजी का, अली गुरसाप है। क्या है भाई? अली गुरसाप, अली गुरसाप है, याद रखना बिल्कुल, ठीक है, अली गुरसाप है। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खां। क्या है भाई? जौना खां, दिमाग में सेट रखना, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, गुलाम वंश का फाउंडर है। और खिलजी वंश सबसे कम वर्षों तक शासन किया है दिल्ली के गद्दी पे, 1296 से 1320 तक, 1320 तक, ठीक है। आ जाओ आगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 72, 143, 123, 76। क्वेश्चन नंबर 24। तो बच्चा आप देखोगे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे 123 से। अध्यादेश कब जारी होगा? जब सेशन नहीं लगेगा, सत्र नहीं लगेगा, सत्र नहीं लगेगा। आप देखोगे सर अध्यादेश की टाइम पीरियड कब तक? तो मैक्सिमम इसका 6 माह है, 6 मंथ, 6 मंथ। जबकि जैसे सेशन में आएगा 6 सप्ताह के अंदर इसे पास कराना पड़ेगा, ठीक है। अब देखोगे राज्यपाल जारी करेगा तो 123 को आपस में इंटरचेंज कर दो, 213 से राज्यपाल ऑर्डिनेंस जारी करेगा, 72 से माफीनामा है, राष्ट्रपति का माफी करेंगे, और 143 से क्या है?
तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा, और 76 अटॉर्नी जनरल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, उनकी सैलरी, उनका वेतन, उनका टेन्योर सब राष्ट्रपति तय करेंगे। एन वेंकट रमनी अभी कौन है, तो आपके अटॉर्नी जनरल हैं, याद रखना बिल्कुल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल याद रखना है ना। नेक्स्ट, किसी धर्म को अपनाने, उसका पालन करने और प्रचार करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? 25, 28, 27, 26, क्वेश्चन नंबर 25, 25। हाँ, माफीनामा 161 है राज्यपाल का, माफीनामा राज्यपाल का 161 है, बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चे क्या निकल कर आएगा सर, ये आर्टिकल नंबर 25 होगा मेरे भाई। आर्टिकल नंबर 25 फंडामेंटल राइट्स है, जो लिया गया कहां से, यूएसए से। पार्ट 3 में चर्चा है 12 से 35, और फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तो हम 32 से सुप्रीम कोर्ट, 226 से हाई कोर्ट रीट जारी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब ये पूरा याद रख दो। 25 कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। 26 कहता है कि जिस धर्म को मानेंगे, प्रचार करेंगे, उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। 27 कहता है कि प्रचार हेतु कर भुगतान करने की स्वतंत्रता, यानी रिलीजन टैक्स नहीं है भारत में। और 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति की स्वतंत्रता हम बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो पूरा याद रख लेना, 25, 26, 27, 28 ये मैच ऑफ द फॉलोइंग हमेशा देता है, ठीक है, याद रखना। आ जाओ आगे। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई थी? 1998, 86, 94, 80, क्वेश्चन नंबर 26। चलो, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हेल्ड? क्या निकल कर आएगा बच्चों? अब देखोगे सर 1980 है, 1980 है, याद रखना। क्या भाई, 1980 में पहली बार कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की गई थी। भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट प्रस्ताव देने का श्रेय किसे दिया जाता है? एम विश्वेश्वरैया, हैरोल्ड डोमर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्वेश्चन नंबर 27। तो बच्चे क्या निकल कर आएगा सर? भारतीय योजना की बात करें हम तो एम विश्वेश्वरैया पहले ब्लूप्रिंट, जबकि योजना की बात करें सर 1915 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई है। दोस्तों, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? हमेशा प्रधानमंत्री होंगे। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 है ना, जो एग्रीकल्चर पे जोर दिया गया था, हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित है। दोस्तों, अभी तक 12वीं पंचवर्षीय योजना हुआ है, जिसका कार्यकाल 2012 से 2017 है। जैसे खत्म होकर 2015 1 जनवरी को नीति आयोग की स्थापना की गई है, ठीक है, नीति आयोग की स्थापना की गई है, याद रखिएगा। अब एम विश्वेश्वरैया की बात करें, भारतीय योजना के पहले ब्लूप्रिंट प्रस्ताव देने का श्रेय लोकप्रिय सिविल इंजीनियर और मैसूर राज्य के पूर्व दीवान एम विश्वेश्वरैया को जाता है। उन्होंने 1934 में अपनी किताबें लिखी, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। कई बार पूछा गया आपके पेपर में, याद रखना, ठीक है। तो उनकी योजना का विचार कहां से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पूंजीवाद, श्रम से विनिर्माण और उद्योगवादी अर्थव्यवस्था की ओर बदलाव पर आधारित था, जबकि हम लोगों ने रसिया वाला अपनाया है, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे। नेक्स्ट, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध कब शुरू हुआ था? 18 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को, 25 दिसंबर 1971 को, क्वेश्चन नंबर 27। जरा बताओ क्या आएगा, चलो बोलो। When did the India Pakistan War 1971 begin? तो क्या होगा भाई? हाँ, इंजीनियर दिवस मनाते हैं बच्चे, बिल्कुल 15 सितंबर को, करेक्ट। तो बच्चे 3 दिसंबर 1971 को, 16 दिसंबर को कारगिल दिवस मनाते हैं क्या? जरा बताना कमेंट बॉक्स में, 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं? 16 दिसंबर को क्या मनाते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताना। दोस्तों, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध एक सैन्य संघर्ष था। 3 दिसंबर 1971 को से दिनांक 16 दिसंबर 1971 क्या मनाते हैं? 16 दिसंबर को विजय दिवस। क्या मनाते हैं? विजय दिवस मनाते हैं, याद रखना। क्या मनाते हैं? तो आप देखोगे ढाका समर्पण के साथ समापन हुआ है, और भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। राधे राधे जी। 26 को कारगिल, 26 जुलाई को कारगिल दिवस है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, बिल्कुल।
विजय दिवस मनाते हैं बच्चों 16 दिसंबर को, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे नेक्स्ट। कौन सार्क का सदस्य है? मंगोलिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 28। तो बच्चे क्या निकल कर आएगा बच्चों? सार्क का सदस्य कौन है? सर मालदीव है। अब देखोगे 1985 में सार्क की स्थापना की गई है। कहां पे? तो सर कहां का स्थापना किया गया था? बांग्लादेश के ढाका में। जबकि हेडक्वार्टर कहां है? हेडक्वार्टर इसका काठमांडू है। कहां है? काठमांडू, काठमांडू। अब अगर आप देखोगे मेंबर कौन है, तो बहुत आसान सा तरीका है, एमबीबीएस पेन, एमबीबीएस पेन। अब मतलब अलग रखना। अफगानिस्तान शामिल हुआ है बच्चों 2007 में। उसके बाद एम से मालदीव, बी से भूटान, बी से बांग्लादेश, एस फॉर श्रीलंका, पी फॉर पाकिस्तान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल, एन फॉर नेपाल है ना। तो ये याद रखना। हेडक्वार्टर कहां पे है? काठमांडू में है। स्थापना कहां हुआ? 1985 ढाका में। उस समय भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? सर राजीव गांधी थे। कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? राजीव गांधी थे, याद रखना, राजीव गांधी थे, ठीक है। आ जाओ आगे नेक्स्ट। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर स्थापित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 29। ये पूछा था कल, है ना। तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 इज बिल्ट ऑन विच रिवर? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, बराक। तो आपको याद है कि 22 अक्टूबर 1986 को नेशनल वाटरवे की घोषणा की गई थी। जो पहला नेशनल वाटरवे कहां? तो गंगा नदी पे है ना, गंगा नदी पे, जो हल्दिया से इलाहाबाद या प्रयागराज है। हल्दिया से इलाहाबाद जो 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर। और ये जो देखोगे आप कहां पे? तो सर ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बच्चों। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र पे है, याद रखना। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पे। अब देखोगे ये धुबरी सादिया है, धुबरी सादिया, जो 891 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसके बाद अब देखोगे सर नेशनल वाटरवे किस पे? तो हल्दिया से लेके इलाहाबाद, है ना, गंगा हुगली कह दें। आप देखोगे नेशनल वाटरवे 4 किस पे है? तो सर नेशनल वाटरवे 4 कृष्णा नदी पे है। नेशनल वाटरवे 3 किस पे है? तो नेशनल वाटरवे 3 देखोगे वेस्ट कोस्ट कैनाल पे है, जो केरल में है ना। तो ये याद रखना बच्चों, ठीक है, ये याद रख लेना। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलो आ जाओ नेक्स्ट। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया को विभाजित करने वाली रेखा 49वीं समानांतर रेखा, 17वीं समानांतर रेखा, 20वीं समानांतर रेखा। तो आपको याद होगा बच्चों कि सर दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया को जो अलग करने वाली रेखा क्या है? 38वीं समानांतर रेखा है। जबकि 49 डिग्री पैरेलल लाइन किसको? सर यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा। पूरा लिस्ट आपको चाहिए तो ये आपके सामने है ना। देख लो कि 17वीं समानांतर रेखा दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम, 20वीं समानांतर रेखा लीबिया और सूडान, 22वीं समानांतर रेखा मिस्र और सूडान, 25वीं समानांतर रेखा मॉरिटेनिया और माली, 31वीं समानांतर रेखा ईरान और इराक, 38वां समानांतर रेखा जो सवाल था आपका दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया, 49वां समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, मैजिनोट लाइन जर्मनी फ्रांस, मैनरहाइम लाइन रूस और फिनलैंड, और ऑर्डरनिस लाइन पोलैंड और जर्मनी। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। रेड क्लिप आपको बता चुके हैं इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना, इंडिया और चाइना, डूरंड लाइन सर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना। जीरो लाइन की बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश, है ना। 24th पैरेलल लाइन अगर आप देखोगे जो सरक्रिक के पास है तो 24th पैरेलल लाइन ये इंडिया और पाकिस्तान के पास है, इंडिया और पाकिस्तान के पास है, ठीक है। याद रख लेना, पूरा बता दिया, यहां से क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपका। आ जाओ आगे। सेक्रेनी महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है बच्चों? सेक्रेनी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड, बिहार। क्वेश्चन नंबर 31। जितना डिटेल बता दे रहे हैं ना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आप देखोगे बच्चों सेक्रेनी महोत्सव की बात करें, ये तमिलनाडु में मनाते हैं, सॉरी नागालैंड में, जिसे आप देखोगे सरक्रिक यानी गुजरात। हाँ जगेश बच्चों, ये मिनी हॉर्नबिल बोलते हैं, इसे मिनी हॉर्नबिल बोलते हैं, मिनी हॉर्नबिल, ठीक है, क्योंकि ये भी 10 दिन मनाया जाता है। जैसे हॉर्नबिल महोत्सव 10 दिन मनाते हैं दिसंबर के महीने में,
तो बच्चे सेक्रेनी महोत्सव नागालैंड के अंगामी जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है। यह शुद्धिकरण का त्योहार है जो फरवरी में 10 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाते हैं। हॉर्नबिल महोत्सव भी दिसंबर महीने में 10 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। पहली बार हॉर्नबिल त्रिपुरा में भी मनाया गया था, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। कौन एक पूर्ववर्ती नदी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीसीडेंट रिवर? सिंधु, गंगा, गोदावरी, सतलुज। क्वेश्चन नंबर 32। चलो बताओ। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक वाइक करना बिल्कुल इस बार, ठीक है। तो बच्चे आप देखोगे कि कौन एक पूर्ववर्ती नदी है। मैं आपको बता चुका हूं, पूर्ववर्ती यानी हिमालय से जो उस पार नदी निकलती है, जो ट्रांस हिमालय से, उसे हम पूर्ववर्ती नदी कहते हैं, है ना। तो कौन? 3 नदी मैंने आपको दिया था, ब्रह्मपुत्रा पहला, सिंधु दूसरा, सतलज तीसरा। इस बार 2 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो क्या निकल कर आएगा? सिंधु है। पूर्ववर्ती का मतलब हो गया हिमालय से पहले जो नदियां निकलती है। हिमालय यानी आप देखोगे हिमाद्री, फिर आप देखोगे लेसर हिमालय, और फिर तीसरा शिवालिक है जो सबसे दक्षिण है, सबसे बाहरी है। तो क्या निकल कर आएगा? BIS है। पिछले बार ही पढ़ाया था आपको सतलज वाली में, ट्रांस हिमालय से निकलेंगी ये, ठीक है। गड़बड़ मत करना बिल्कुल। नेक्स्ट, अपने स्थानों से विनिर्माण इकाइयों का मिलान करें। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तमिलनाडु, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पंजाब, व्हील और एक्सल प्लांट पश्चिम बंगाल, रेल कोच फैक्ट्री कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 33। कल रेलवे जीके से भी सवाल आया है, परसों भी रेलवे जीके से भी सवाल आया है, तो जरा बताओ क्या आएगा। एक तरफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, दूसरी तरफ स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या होगा जरा बताइए। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये पश्चिम बंगाल में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आप देखोगे कहां निकल कर आएगा? तो सर तमिलनाडु, जहां से ट्रेन 18 वंदे भारत बना है ना। इसके बाद आप देखोगे रेल कोच फैक्ट्री की बात करें बच्चों, कपूरथला पंजाब, और व्हील और एक्सल प्लांट कर्नाटक है, याद रखना बिल्कुल, है ना। सतलज की लंबाई 1450 किलोमीटर। सतलज की लंबाई 1450 किलोमीटर। आ जाओ आगे, नेक्स्ट। कौन पूर्णतः सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू रन कंप्लीटली ऑन सोलर एनर्जी? क्वेश्चन नंबर 34। चलो बता बच्चे क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट रेलवे स्टेशन टू रन कंप्लीट ऑन सोलर एनर्जी? क्या आएगा सर? ये जवाब होगा कोच्चि। मत लगाना, पिछली बार पढ़ाया था, ये पहला एयरपोर्ट है, ये पहला एयरपोर्ट है, इसलिए मैंने ऑप्शन दिया आपका कोच्चि। अब कोच्चि लगा दिए, वो एयरपोर्ट है, गलती मत करना। हुबली सबसे लंबी प्लेटफॉर्म, सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगा जवाब? सर ये गुवाहाटी है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी है, ठीक है, गुवाहाटी है, गुवाहाटी, इसीलिए कोच्चि दिया। देखते हैं आपको क्या याद रहता है। बस केवल आंसर रट लिया कोच्चि, मार दिया, आंसर रट लिया कोच्चि, यही तो गड़बड़ है। जानबूझ के कोच्चि दिया था ऑप्शन, देखो क्या कितने लोगों को याद है, ठीक है। तो क्या है? गुवाहाटी है, याद रखना बिल्कुल। आ जाओ आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए गए हैं? आसान सवाल है भैया, देखते साथ आगे बढ़ो। क्या निकल कर आएगा सर? आयरिश संविधान है ना, जो आयरलैंड ने स्पेन से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है? तो संवर्ती सूची है ऑस्ट्रेलिया से, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन है ऑस्ट्रेलिया से, और भाषा प्रेम्बल ऑस्ट्रेलिया से। रूस के संविधान से तो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर लिया गया। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है, सरदार, उसमें 12 मेंबर हैं। ये रक्षा मंत्री थे इंदिरा गांधी के। 10 लागू किया गया। 11वां 86वें संविधान संशोधन 2002 से फंडामेंटल ड्यूटीज को लागू किया गया, याद रखना, ठीक है। क्लियर है? आ जाओ आगे, नेक्स्ट। अब आते हैं 5 सवाल करंट अफेयर्स का, ये भी देख ले। आ जाओ आगे। G20 शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह 19वां G20 शिखर सम्मेलन था जो रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया। क्या आएगा जरा बताओ। हाँ तो बेटा पहले समोसा ही खा लो। राज्यसभा के मेंबर के मनोनयन भी है। हाँ बिल्कुल, आयरलैंड के 45 आर्टिकल से, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
तो बच्चे बिल्कुल करेक्ट है। 18वां G20 हुआ था भारत में 2023 में। ठीक है, ये बोथ राइट है, दोनों के दोनों सही है, दोनों के दोनों सही है। आ जाओ आगे। नवंबर 2024 में प्रधानमंत्री ने किन 3 देशों में 31 द्विपक्षीय बैठकों में भाग लिया है? दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और त्रिनिदाद, नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, यूएई, नाइजीरिया और त्रिनिदाद, ब्राजील, अल साल्वाडोर और गुयाना। क्वेश्चन नंबर 2। याद रखना कि 97th ऑस्कर्स की घोषणा कर दी गई है, उस पर एक वीडियो किया है, वीडियो देख लेना। ठीक है, 4-5 मिनट की वीडियो है, उससे सवाल हो सकता है पूछा जाए। हाँ, 20वां दक्षिण अफ्रीका, बहुत बढ़िया। तो बच्चे क्या निकल कर आएगा? सर नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आ जाओ आगे। 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या निकल कर आएगा बच्चों? तो आप देखोगे कि 2023 के लिए शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अवाद। ऑप्शन नंबर ए है ना। अजीब अजीब नाम है तो याद तो रखना पड़ेगा ना, अजीब अजीब नाम है तो क्या करोगे बताओ, ये साल भर दौड़ेगा। ठीक है, आ जाओ आगे। भारत सरकार के किस विभाग ने वनडे वन जीनोम पहल शुरू की है? पशुपालन और डेयरी विभाग, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? ये है सर जैव प्रौद्योगिकी विभाग, जिसके मंत्री कौन है? जितेंद्र सिंह हैं। तो आप देखोगे जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई है। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह हैं, जो उधमपुर जम्मू कश्मीर लोकसभा क्षेत्र है, याद रखना उधमपुर। ठीक है, आ जाओ आगे। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो UNFCCC के पक्षकारों का 29वां सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? पेरिस फ्रांस, सैंटियागो चिली, रियो डी जेनेरियो ब्राजील या बाकू अजरबैजान। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या निकल कर आएगा बच्चों? सर ये बाकू अजरबैजान है। क्या है? बापू मत लगाना, बाकू अजरबैजान है, याद रखना। तो ये था आज का सेशन। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल 40-50 सवाल जो भी मैंने बताया एकदम फ्रूटफुल है, क्योंकि पेपर ऐसा ही आ रहे, लेवल ऐसा ही है ना। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं है, अगर आपने अच्छे तरीके से तैयारी किया है और अभी प्रैक्टिस किया है तो। ठीक है, फिर कल मिलेंगे शाम को 7 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अभी रीजनिंग की क्लास है तो मिस मत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।